नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको स्टार्ट किया गया 1942 में। जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया यूसुफ मेहर अली। इन्होंने ही साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी शासन के ताबूत पर वह अंतिम कील थी जिसको गांधी जी ने मारने का प्रयास किया। खैर, यह आंदोलन गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग था। इसमें गांधीवादी विचारधारा का परित्याग किया गया था। इसमें अवसर ढूंढे गए थे। यही वो समय है जब बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया, यानी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया दिल्ली चलो। यही वह समय है कि जब जापान ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर प्रहार कर रही है और उसने क्या किया है, मलाया, सिंगापुर और बर्मा पर अधिकार कर लिया है। क्योंकि ये सब ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे और इस पर किसका अधिकार हो गया है, जापान का अधिकार हो गया है। और जापान से सहयोग ले रहे हैं बोस जी, और बोस जी ने नारा दे दिया है दिल्ली चलो। यही वह समय है। इसी दौरान चौधरी मेहर अली ने नारा दिया भारत छोड़ो का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सी परिस्थिति थी जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या है। आंदोलन प्रारंभ होने का कारण होता क्या है, आपने देखा कि जो असहयोग आंदोलन था 1920 से 22 तक चला और चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित कर दिया गया। इसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चला 1930 से और 32 तक और फिर 34 तक। वैसे गांधी इरविन समझौता के कारण 31 में ही इसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन पूर्णतया फिर से चालू करने के बाद 34 में स्थगित कर दिया गया और दोनों में कुछ खास सफलता नहीं मिली। हाँ, राष्ट्रीय एकता का जागरण हुआ, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, लेकिन सफलता कुछ नहीं मिली। अब गांधी जी चाहते थे कुछ ऐसा काम किया जाए कि अब पूर्णतया भारत में आज़ादी आए, क्योंकि इसी दौर की बात है कि जब 1929 में पंडित नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि अब हमको अधिकार नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए तो चाहिए पूर्ण स्वराज्य। यानी अब तक का जो आंदोलन था वह गांधीवादी आंदोलन था, वह उदारवादियों का आंदोलन था, लेकिन अब उदारवादी नहीं, अब उग्र राष्ट्र का था, यानी क्रांतिकारियों उग्रवादियों का आंदोलन था। अब ये अधिराज्य में विश्वास नहीं करते थे, अब ये अहिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अब इनकी लड़ाई आर पार होने वाली थी। तो इन्होंने क्या किया, देखते हैं कि इसी दौर में विश्व युद्ध चल रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध है। विश्व युद्ध इसका आरंभ होता है 1939 से और ये चलता है 1945 तक। जैसे मैंने पहले विश्व युद्ध के दौरान बताया कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रलोभन दिया था कि हम तुमको युद्ध जीतने के बाद में अधिराज दे देंगे, केवल तुम हमको युद्ध में मदद करो। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने खूब जम के मदद किया। भारतीय नेताओं ने, भारतीय किसानों ने, भारतीय व्यवसायियों ने हर प्रकार से ब्रिटेन का मदद किया। लेकिन जब ब्रिटेन विश्व युद्ध जीत गया तो वापस उनको मिला रॉलेट एक्ट, यानी कि दमन। अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया है। 1941 का समय है कि जब जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और जापान बढ़ता हुआ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला रहा है। बर्मा, मलाया, सिंगापुर और पूरा दक्षिण पूर्व एशिया को जीतता हुआ आ रहा है, जो कि कभी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे। अब इस दौर में ब्रिटेन को भारत की सहयोग चाहिए थी। वैश्विक दबाव ऐसा बन रहा था कि अब इस समय तुम भारत को उपनिवेश नहीं बना सकते हो, भारत को आज़ाद करो और भारत से इस युद्ध में कैसो सहयोग लेके युद्ध में अपनी स्थिति सुदृढ़ करो और उसके बाद में भारत को आज़ाद करो। इसी दौरान ब्रिटेन ने भारत से युद्ध में सहयोग लेने के लिए एक मिशन भेजा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? क्रिप्स की अध्यक्षता में। ये मिशन 23 मार्च 1942 को गठित हुआ और इसका अनुमोदन हुआ 42 को, और इसको 30 मार्च 1942 को इसका अनुमोदन किया गया और पुष्टि की गई कि हाँ, कृष्ण मिशन अब भारत जाएगा। और कृष्ण मिशन का उद्देश्य था कि भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग की मांग करना, यानी भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें और इसके बाद में भारत को अधिराज्य दे दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन कब आया?
1942 में आया, मार्च 1942 में आया और ये विफल रहा क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भारत के विभाजन की झलक दिख रही थी देशी रियासतों की स्वतंत्रता को लेकर, इसलिए कांग्रेस ने विरोध किया। लीग को पाकिस्तान नहीं मिल रहा था, इसलिए लीग ने विरोध किया। सिखों को भारत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा था, इसलिए सिखों ने विरोध किया और इस प्रकार क्रिप्स मिशन विफल रहा और चला गया। दूसरा अगर हम कारण देखें भारत छोड़ो आंदोलन का, तो ब्रिटेन की दयनीय दशा, ब्रिटेन की दयनीय दशा। अब मैंने बताया प्रथम विश्व युद्ध में भी इसको जीता तो था, लेकिन किस कसौटी पे जीता था ये आप लोग जब कभी विश्व इतिहास पढ़ाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में तो विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये समझ लो कि ब्रिटेन की दशा बहुत बिगड़ चुकी थी, विश्व युद्ध में किसी को लाभ नहीं हुआ, हानि सबको हुई, तो आर्थिक दशा इसकी बिगड़ गई थी। अब ये क्या कर रहा था, कर्ज लेके युद्ध लड़ रहा था और कर्ज दे कौन रहा था, अमेरिका की जनता दे रही थी और अमेरिका की सरकार ये और तमाम देशों से कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहा था, तो आर्थिक स्थिति इसकी बिगड़ गई थी। आर्थिक स्थिति के साथ साथ जापान ने इसको तोड़ दिया था, क्योंकि जो इसको दक्षिण पूर्व एशिया में इसके उपनिवेश थे, जापान चूंकि प्रशांत महासागर में अटैक करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के उपनिवेशों को ये जीतता चला आ रहा था, तो ये था। अच्छा, वैश्विक माहौल ये बन रहा था कि अब तुम भारत जैसे उपनिवेश को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा करो कि तुम छोड़ दो, क्योंकि अर्थव्यवस्था तुम्हारी ऐसी नहीं है कि भारत जैसे सुदूर देश में तुम सुरक्षा प्रदान कर सको, भारत जैसे सुदूर देश की तुम प्रशासनिक व्यवस्था में निवेश कर सको। तो इसलिए भी ब्रिटेन की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। वो आर्थिक रूप से तो कमज़ोर हो गया था, सैनिक रूप से कमज़ोर हो गया क्योंकि सारे सैनिक युद्ध में लगे हुए थे, तो भारत की स्वतंत्रता की चिंता थी। अब जो ये गांधीवादी विचारधारा उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि अभी तक लोगों में गांधी जी पे बड़ा विश्वास था, लेकिन गांधी जी के लगातार कई आंदोलन विफल हुए और असहयोग आंदोलन की विफलता ने तो पूरे देश को झकझोर दिया कि छोटी सी घटना से आपने पूरे आंदोलन को रोक दिया, जबकि आप एक ही बार में आंदोलन के द्वारा स्वतंत्रता पा सकते थे। जैसे कि लुई फिशर लिखता है कि अब लुई फिशर ने कहा साविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि अब ब्रिटिश सरकार बिना गांधी के अनुमति के भारत में शासन नहीं चला सकती, यानी गांधी का इतना प्रभाव था। लेकिन चूंकि गांधी इरविन समझौते के बाद में आंदोलन कुछ दिन तक रुका और गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें बात नहीं बनी और फिर आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन वो आंदोलन सक्सेस नहीं रहा और ख़त्म हो गया। लेकिन इसी बीच में एक क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। जैसे आप देखते हैं कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने इसका गठन किया था और फिर उग्रवादी घटनाएं चालू हो गई थी। तो अब ये पूरे देश में प्रसार हो रहा था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, काकोरी कांड ने तो क्रांतिकारियों की पूजा करनी चालू करवा दी थी। जब काकोरी कांड हुआ, ट्रेन डकैती हुई, वहाँ पर कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, जैसे रोशन सिंह को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह खां को, इनको फांसी दे दी गई। तो देश में एक क्रांति की नई ज्वाला, एक नई धारा उत्पन्न हुई और जो कि गांधीवादी विचारधारा से भिन्न रखती थी। इस विचारधारा ने पूरे देश को एक नई दिशा दे दी और अब एक पैरेलल चल रहा, एक गांधीवादी विचारधारा चल रही थी, एक उग्रवादी विचारधारा चल रही थी और दोनों का मूल उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये अब की बार ऐसा निर्णय लिया था कांग्रेस ने भी कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है। इसलिए ये जो नई विचारधारा गांधीवादी के विरोध में उत्पन्न हो रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए एक अच्छा कारण उत्पन्न कर रही थी। वर्धा कांग्रेस, वर्धा सम्मेलन, चूंकि जुलाई में कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन था, कांग्रेस का मुंबई में अधिवेशन था और वर्धा में अधिवेशन हो रहा था। 14 जुलाई को वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया, वर्धा प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस के समक्ष इस प्रस्ताव पे खूब जोर शोर बहस हुई, क्योंकि कुछ लोग गांधी जी का विरोध कर रहे थे। गांधी जी सोच रहे थे कि अब एक आंदोलन चालू किया जाएगा जिसमें आर पार की लड़ाई होगी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी, लीग,
इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, यानी भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई आंदोलन चालू करना होता था पूरे देश भर में तो कांग्रेस से अनुमति ली जाती थी, खासकर कांग्रेस के सदस्य अगर चालू करना चाहते थे तो वो एक प्रस्ताव रखा जाता था। कांग्रेस का जब अधिवेशन चलता है तो वो मुंबई का अधिवेशन चल रहा था और 14 जुलाई को कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष जो वार्धा में हो रहा था उसके समक्ष गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन चलाना चाहते हैं। 14 जुलाई को रखा और इस पर खूब तीखी नोकझोंक हुई, बहस हुई। इसी नोकझोंक में गांधी ने कहा था, कई लोगों ने जब विरोध किया गांधी जी का, तो गांधी ने कहा था कि हम भारत की माटी से, यानी इस देश की माटी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम भारत देश की माटी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 17 जुलाई 1942 को ये प्रस्ताव पास हुआ और ये हुआ कि गांधी जी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने अधिकार दे दिया कि गांधी जी जैसा चाहे आंदोलन चला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया? वार्धा सम्मेलन, क्रिप्स मिशन का विफल होना, ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति दयनीय होना, गांधीवादी विचारधारा के विरोध एक नई विचारधारा का उत्पन्न होना, ये सारे कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के। अब देखते हैं भारत छोड़ो प्रस्ताव में हुआ क्या। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव, कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव 7 अगस्त को अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और दिन निर्धारित किया गया कि 9 अगस्त को ये आंदोलन आरंभ होगा। कितने अगस्त को? 9 अगस्त को। 7 अगस्त को कांग्रेस का कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अब आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी करेंगे और ये प्रस्ताव पारित हो गया और डेट रखी गई 9 अगस्त। चूँकि 9 अगस्त डेट क्यों रखी गई? 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड के बाद प्रत्येक वर्ष भगत सिंह ने एक ऐसा प्लान बनाया था कि काकोरी कांड की स्मृति में उत्सव का आयोजन किया जाएगा, आंदोलन किए जाएंगे, धरने किए जाएंगे। ये उत्सव के रूप में प्रत्येक वर्ष स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी काकोरी कांड के रूप में 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष काकोरी स्मृति दिवस मनाया जाता था। अब इस दौरान युवा सड़कों पर होते थे, रैलियां निकालते थे, प्रदर्शन करते थे। गांधी जी ने ये दिन सोच समझ के चुना क्योंकि इस दिन कुछ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे और कुछ जो नौजवान हैं जो कि स्मृति दिवस के रूप में हर साल निकलते हैं अपना उत्सव मनाने के लिए, वो रहेंगे। तो इसलिए भीड़ ज़्यादा होगी और आंदोलन में लोगों का समर्थन अधिक मिलेगा। 8 तारीख को सारे नेता बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एकत्रित हुए। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में एकत्रित हुए। सारे नेताओं ने भाषण दिया और भाषण देते वक्त गांधी जी ने कहा कि आज हम तुमको एक नारा देते हैं और ये नारा है करो या मरो का। करो या मरो। यह अब अंतिम वो क्षण आ गया है कि जब तुमको आर पार की लड़ाई लड़ना है और ब्रिटेन से आज़ादी लेने के लिए अब तुमको करो या मरो की स्थिति लाना है। यानी कि अब चाहे आपकी जान जाए या रहे, इसकी परवाह किए बिना ब्रिटेन के खिलाफ अनवरत लड़ाई लड़ना है। 9 अगस्त को आंदोलन आरंभ होना था। ब्रिटिश सरकार चूंकि अभी युद्ध में फंसी थी, द्वितीय विश्व युद्ध में, वो ज़्यादा परेशानी नहीं चाहती थी। इसीलिए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त को सुबह सुबह ही कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ताकि ये आंदोलन आरंभ ना कर पाएं। अब बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए। जो गांधी जी थे, गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस में रखा गया। बाकी लोगों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। अच्छा, कुछ लोग जैसे राम मनोहर लोहिया,
लोहिया, अच्युत पटवर्धन, उषा मेहता, इन लोगों ने भूमिगत ले लिया, यानी ये लोग गिरफ्तारी से बच गए और भूमिगत हो गए। ये लोग भूमिगत हो गए और भूमिगत रहते रहते आंदोलन को इन्होंने प्रेरणा दी। जैसे जो राम मनोहर लोहिया थे, अच्युत पटवर्धन थे, इसमें थी एक उषा मेहता। उषा मेहता ये भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाती थी, रेडियो स्टेशन, और इस स्टेशन के माध्यम से लोगों तक आंदोलन से जुड़ी खबरें पहुंचाई जाती थी और इस पे हमेशा एंकर का काम करते थे, बोलते थे, यानी राम मनोहर लोहिया जी। राम मनोहर लोहिया इस पे नियमित अपना कार्यक्रम चलाते थे। लेकिन ये सारा काम भूमिगत होता था, अंग्रेजों की खबर से बहुत बाहर की चीज़ थी। इसमें एक ऐसा मतलब ट्रांसमीटर लगाया गया था जो कि उनकी पकड़ से बाहर था। ठीक है, अब ये तो भूमिगत होकर आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। इसके साथ जो किसान थे, मजदूर थे, युवा थे, इन लोगों ने क्या किया कि देश में बहुत बड़ा उपद्रव चालू कर दिया। रेल की पटरियां उखाड़ दी, थानों को जला दिया गया, डाक खाने, यानी जितने परिवहन के साधन थे, चाहे वो रेल के हो, बस के हो, रोड हो, डाक खाना हो, तार हो, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। जगह जगह सरकारी कार्यालयों पे हमले किए गए। लेकिन चूंकि ब्रिटिश अभी भी इतनी ताकतवर थी कि आंदोलन को दबा सके, और कहा जाता है कि ये आंदोलन बमों से दबाया गया, यानी हवाई जहाज़ से बम गिराए गए लोगों के ऊपर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और बहुत क्रूरतापूर्वक ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर दिया। हुआ दमन क्यों? क्योंकि अब देखते हैं कि इस आंदोलन का ना साथ दे रहे हैं कम्युनिस्ट और ना साथ दे रहे हैं लीग। क्योंकि लीग कह रही है कि बांटो और भागो, लीग कह रही है बांटो और भागो। आंदोलन को सरकार तो क्रूरतापूर्वक दमन कर ही रही है, साथ में लीग विरोध कर रही है। लीग कह रही है, क्योंकि लीग को पाकिस्तान नहीं मिल रहा है, कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कह रही है कि बांटो और भागो। 23 मार्च 1943 को लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी। 23 मार्च 1943 को यानी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी और उन्होंने कहा अंग्रेजों से बांटो और भागो। कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन में सहयोग नहीं कर रही थी, उधर ब्रिटिश क्रूरतापूर्वक दमन कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का दमन क्रूरतापूर्वक कर दिया गया और इसका भी कोई खास परिणाम नहीं निकला, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम निकला। और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही भारत जाकर 1947 में कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि अब भारतीय ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं रहने वाले हैं, अब इनको आज़ाद करना जरूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैश्विक दबाव के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध के समापन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दबाव प्लस दुनिया के और देशों ने ऐसा निर्णय लिया कि अब दुनिया में उपनिवेश जैसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। और जहां यूएनओ का गठन होता है 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध भी 45 में समाप्त होता है। तो इन सब के प्रयास से और भारत की राजनीतिक और आर्थिक सुदृढ़ता को देखते हुए भारत को 1947 में आज़ाद कर दिया जाता है। धन्यवाद।